सुप्रीम कोर्ट में इस समय हम हैं और यहाँ पे हम आपको बता दें कि किस तरीके से जो इस पूरे मामले के अंदर अब देर रात सुनवाई होनी है। 2:30 बजे का वक्त तय किया गया था जब 3 जजेस की बेंच जो थी इस मामले को सुनवाई करनी थी और अब से कुछ ही देर में इस मामले की सुनवाई की जानी शुरू होने वाली है, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, जिसमें अमिताभ रॉय हैं और जिसके अंदर तीसरे जो है वो है पीसी पंत। लगातार ये 3 ही जजेस थे जिन्होंने आज इसकी सिक्योरिटी पिटीशन याकूब मेनन की खारिज की थी और जिसके बाद उसके डेथ वारंट को भी सही बताया था। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर दोबारा से इस मामले की सुनवाई होनी है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही इससे पहले ही जिस तरीके से रात को जो समीकरण बदले उसके अंदर एक और पिटीशन फाइल की गई जिसमें मांग की गई कि जो भी अगर मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है या खारिज की जाती है उसके 14 दिन के अंदर उसको उसका नोटिस दिया जाना चाहिए। 14 दिन का नोटिस कम से कम होना चाहिए, जिसमें शत्रुघ्न चौहान जो जजमेंट था उसका रेफरेंस दिया गया था। और अब से कुछ ही देर में इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसके अंदर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगा 3 बेंच की जज कि आखिरकार ये जो रेफरेंस दिया गया है, जो नई चीज सामने आई है, इसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट समझता है कि वो ठीक है, क्या इसको रोका जाना चाहिए। हालांकि सभी चीजें मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति की तरफ से इसको खारिज कर दिया गया था मर्सी पिटीशन को, लेकिन अब एक टेक्निकल ग्राउंड पे क्योंकि ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति या फिर कोई मर्सी पिटीशन को खारिज करता है तो कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। इसी के बाद अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में करीबन 3 बजे का वक्त है और मेरे ख्याल से इतिहास में, शायद कानून के इतिहास में ये बहुत कम होगा कि ऐसे किसी मैटर को सुना गया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने इस मैटर को सुना, क्योंकि इससे पहले खुद प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी एच लत्तू के घर पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि इस मैटर को दोबारा सुना जाए और उसके बाद 3 जजेस की बेंच जो इस मामले को सुन रही थी सिक्योरिटी पिटीशन को, वो दोबारा से इस मामले को सुनने के लिए कम से कुछ ही देर में रखने वाली है। और लगातार जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ हमारे जो एक और रिपोर्टर हैं गौरव, वो बने हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से देख रहे हैं नजारा। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग, एक ग्रुप ये भी है कि वो बाहर पहुंचा है जिसमें ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द याकूब को फांसी दी जाए। 7 बजे का जो वक्त है मुकर्रर किया गया है, जिसमें कहा गया था कि याकूब को फांसी 7 बजे सुबह होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कानूनी जो दांव पेच है या फिर कानूनी जो चीजें हैं उसकी एक एक चीज की परख की जा रही है, क्योंकि अब इस बेस के ऊपर रोकने की मांग की जा रही है कि अगर मर्सी पिटीशन को खारिज किया जाता है तो उसका 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस समय पूरी की पूरी जो टीम है, जिसमें प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, आनंद ग्रोवर के साथ कई बड़े जर्नलिस्ट या और कह सकते हैं कि कई बड़े लॉयर्स भी मौजूद हैं। और अब से अटॉर्नी जनरल का वेट किया जा रहा है जो सरकारी पक्ष रखेंगे, मुकुल रोहतगी। उसके अलावा जो जजेस हैं उनका भी वेट किया जा रहा है कि कब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस सुनवाई को देर रात सुनने के लिए। और अब से कुछ ही देर में, करीबन 3 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर में इस मामले सुमित एक मिनट जी सुमित, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जैसा कि मैं बताऊं कि जो गतिविधियां हैं वो उसी वक्त से बदल रही हैं जब राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे थे 10:30 बजे, और इसके बाद जो मर्सी पिटीशन खारिज की गई थी इसके बाद एचएल दत्तू के घर करीब बता रहे हैं कि 1 दर्जन वकील प्रशांत भूषण के साथ पहुंचे थे। तो एक तरह से कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जिनका मानना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक तरह से यहाँ उन लोगों ने अपने आप को आम आदमी बताया। उन्होंने कहा कि याकूब हैंग करके वो अपने साथ पोस्टर लाए थे, तो उनका भी साफ साफ यही कहना था कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही। अब जैसे गतिविधियां बदल रही तो उससे जो एक तरह से देखा जाए तो जो मामला है वो एक तरह से पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ सुमित जिस तरह से रात में इसकी सुनवाई की जा रही। सुमित, गौरव, देखिए जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्योंकि लगातार कानूनी पहलुओं के ऊपर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल ये क्लियर कर दिया था कि अब सिक्योरिटी पिटीशन को, जो लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था, वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद जो डेथ वारंट था उसकी लीगैलिटी को लेकर भी बात की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, इन ऑर्डर ठहराया था। अब जिस तरीके से चीजें बदली है, एक और कानून का रेफरेंस, एक और चीज का रेफरेंस देते हुए खुद प्रशांत भूषण और दूसरे लॉयर जो है याकूब चौधरी ये पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कहते हुए कि जो मर्सी पिटीशन है उसे खारिज करने के बाद कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। और 14 दिन के वक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की जो बेंच है जो इस मामले को सुनवाई कर रही थी, वो एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगी। और अब से कुछ ही देर में इस मामले की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 में मैं आपको बताऊं कि खुद प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, आनंद ग्रोवर के अलावा याकूब चौधरी जैसे कई बड़े
जो लॉयर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो लॉयर्स हैं उनका पहुंचना अब भी जारी हो, क्या लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर हैंग किया जाता है तो कानून का उल्लंघन होगा। लेकिन जिस तरीके से समीकरण बने, लेकिन कोर्ट ने उसको सुनने के लिए रजामंदी दे दी है। कोर्ट अब से कुछ ही देर में इस पूरी उनकी याचिका को जो लगातार वो मांग कर रहे हैं उसको सुनेगा और कोर्ट ये डिसाइड करेगा। सुमित क्या एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से जी गौरव, एक और चीज है जिसमें लगातार ये भी बात की जा रही है कि हालांकि जो डेथ वारंट इशू किया गया था उसकी जो टाइमिंग थी, जो डेथ वारंट था उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो क्लियर है, उसके ऊपर 7 बजे का वक्त है। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और देखा जाएगा कि आखिरकार जो नए जो फैक्ट्स आए हैं उनको लेकर क्या रुख रहता है। और लगातार अटॉर्नी जनरल का भी वेट किया जा रहा है, मुकुल रोहतगी का, कि वो कोर्ट में आएंगे और बताएंगे कि सरकार का रुख इस मामले में क्या है। क्योंकि अब से अगर ऐसा कुछ पेचीदगी आती है तो उसके बारे में गृह मंत्रालय को फिर से बताना पड़ेगा और गृह मंत्रालय वहां पर बिल्कुल सूचना देगा। लेकिन गौरव, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है लगातार, कि आपको किस तरीके से माहौल वहां नजर आ रहा है? क्योंकि काफी ज्यादा पहली बार होगा शायद कानूनी इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी रात को एकदम सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। हालांकि दूसरे मामलों की बिल्कुल लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बाहर का माहौल है, हम चाहते हैं कि आप अपने दर्शकों को हमको बताएं। जी बिल्कुल, जो सुमित शाम से ही देखा जा रहा है कि रात 1 बजे से करीब जो माहौल था वो अपने तरह से बन रहा था। क्योंकि यदि अचल दत्तू घर के बाहर की जाए तो वहां मीडिया का जमावड़ा था, कई आम लोगों की भीड़ वहां पर देखी गई, कई सारे लोग थे। क्योंकि जिस तरह से बातें सामने निकल के आ रही थी उसमें ये बातें आ रही थी कि रात में 2 बजे करीब जो CJI है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो सुनवाई कर सकते हैं। तो एक तरह से पहले कभी ऐसा मामले में नहीं देखा गया कि इस तरह से रात में सुनवाई हो। और यदि सुप्रीम कोर्ट के, अब मैं जिस तरह से बता दूंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हूं, यहां पर भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, चारों तरफ पुलिस है और एक तरह से हलचल का माहौल है। कई आम लोग भी हैं जो गाड़ी रोक रोक कर देख रहे हैं कि आखिर इतनी रात को सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, एक अलग ही माहौल लग रहा है। और वहीं यदि बात की जाए तो कई आम लोग यहां पर, हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि वो किसी संगठन से हैं तो उन्होंने किसी संगठन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कई करीब 10, 12, 20 लोग ऐसे थे जो यहाँ पर बाहर सुप्रीम कोर्ट के थे। वो अपने हाथ में पोस्टर्स लिए थे जिसमें हैंग याकूब करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, हैंग याकूब। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो एक आम आदमी है। और इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो इस पूरे मामले में तब से लेकर यदि बात की जाए तो याकूब मेनन ने कई सारे हथकंडे अपनाए। उनका साफ साफ कहना था कि चाहे वो मर्सी पिटीशन हो, चाहे वो राज्यपाल को दी गई हो, चाहे वो प्रेसिडेंट को दी गई हो, और वो किसी भी तरह से याकूब मेनन जो बचने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से राजनीतिक नेताओं की बात की जाए तो इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि कई सारे नेता थे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, वो शुरू से ही खिलाफ थे कि इस पूरे मामले में एक तरह से राजनीति हो रही। कई लोगों के उन्होंने नाम लिए, उन्होंने कहा कि इस मामले में उनको क्यों नहीं फांसी दी गई। और यदि याकूब मेनन की बात की जाए तो उनको क्यों दी जा रही, क्योंकि वो इसमें लिप्त था, वो ये मान रहे थे, लेकिन वो जो मेन विक्टिम था वो नहीं था। तो सुमित, एक तरह से देखा जाए तो पूरा अगर शुरू से मामला देखा जाए तो एक तरह से पेचीदियों से भरा हुआ मामला था। और रात के 2 बजे से ही गतिविधियां जो थी वो बदलने लगी थी। जिस तरह से अचल दत्तू के घर के सामने और कई तरह के रजिस्ट्रार आए और करीब 2 दर्जन वकीलों की टीम, प्रशांत भूषण जो कि मुख्य वकील हैं, वो अचल दत्तू के घर आते हैं, रात में उनसे बातचीत होती है। इसके बाद और पूरा प्रशांत भूषण की बात की जाए तो उसके अलावा और याकूब मेनन के वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि एक तरह से फिर से सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 14 दिन का वक्त तो मिलना ही चाहिए। उसके तरफ यदि इंटरवीनर की बात की जाए सुमित, तो करीब 6 ऐसे इंटरवीनर हैं जिन्होंने अपनी तरफ से भी याचिका दाखिल की। इसके बाद ये अचल दत्तू ने फैसला किया कि अब रजिस्ट्रार को बुलाना चाहिए और बाकी जो भी बेंच में शामिल थे वकील, उनको बुलाना चाहिए। और जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई होने वाली है जो जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में होने वाली है सुमित, तो एक तरह से देखा जाए तो गतिविधियां जो हैं वो लगातार बदल रही हैं। तीनों जजेस की राय जो होती है वो अपनी अपनी अलग राय होती है। इसमें तीनों जजेस जो हैं अपने बारे में बताते हैं कि आखिरकार जो मांग की जा रही है लगातार याचिकाकर्ता के द्वारा वो कितनी वाजिब है। क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ये तो क्लियर कर चुका है कि आखिरकार किस तरीके से इस सारे मामले के अंदर जो क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर लगातार मांग की जा रही थी कि क्यूरेटिव पिटीशन को लीगैलिटी को चैलेंज किया जा रहा था। क्योंकि वो बेंच के ऊपर मांग की जा रही थी कि याकूब मेनन की जो क्यूरेटिव पिटीशन को जो सुना गया था वो बेंच वो जजेस होने चाहिए जो रिव्यू पिटीशन
पिटीशन जिन्होंने सुनी हो, और 3 वो सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विवेक पे होता है कि आखिरकार वो किस जजेस को इस पूरे मैटर को सुनने के लिए लगाते हैं, तो इसको डिसमिस कर दिया था। दूसरी चीज को उन्होंने इस बात को डिसमिस किया था कि लगातार काफी वक्त मिला है और जो डेथ वारंट है उसकी लीगैलिटी को बिल्कुल सही ठहराया था, लेकिन अब मामला इस बात पर आके रुक गया है कि आखिरकार जो मर्सी पिटीशन थी वो खारिज होने के बाद क्या 14 वक्त का दिन का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए। जी सुमित, मैं रोकना चाहूंगा आपको। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा हालात को लेकर। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रात से ही गतिविधियां जो हैं वो बदल रही हैं? एचएल दत्तू साहब ने रात में ही बेंच जो है अंदर उनसे बात की गई, उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुनवाई अंदर होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे विनोद जी इस पर? यहाँ पर तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, और यहाँ पर जिस हिसाब से तैयारियां हो चुकी है, तो जहाँ तक अगर ये वहाँ से कुछ अगर निर्णय आने में देरी भी अगर होती है, तो यहाँ पे जो जेल प्रशासन है वो अपने तरीके से वो पूरा एक उन्होंने जो समय निर्धारित करके रखा है, जहाँ से कोर्ट की तरफ से समय जो मिल चुका है, उसी हिसाब से ये चलने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। क्योंकि विनोद जी, यदि देखा जाए तो 3 बज रहा है इस समय और ज्यादा समय नहीं बाकी। जिस तरह से समय बताया जा रहा था कि 7 बजे के आसपास फांसी दे दी जानी चाहिए, तो अभी 3 बज रहा है और ज्यादा समय बाकी नहीं है, और जो हियरिंग है अंदर वो शुरू होने वाली है। तो एक तरह से क्या वहां भी एक तरह से आशंका है लोगों के प्रति, जो भी आला अधिकारी की यदि आपकी बात हुई हो तो? हाँ, ये थोड़ा उनके मन में भी शंका ये है कि किसी प्रकार से अगर ये इसको समय लग जाता है तो उस दरम्यान इन्होंने क्या करना चाहिए, ये एक थोड़ी सी आशंका उन्होंने प्रकट की थी एक अनऑफिशियल बातचीत में। और बाकी तो ये है कि तैयारी पूरी तरीके से इन्होंने कर चुके हैं, और अगर ये लेट होता है तो भी दे दी जाएगी, और निर्णय आता है अब जो निर्णय के लिए, अब इसी निर्णय के लिए अभी वो वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो विनोद जी, यदि देखा जाए तो मान लीजिए टाइम लग जाता है हियरिंग में, क्योंकि कितने बार क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सुनी जा चुकी है, हर तरह के जो याचिका जो दायर की गई याकूब मेनन के वकील की तरफ से वो सुनी जा चुकी है। तो एक तरह से आखिरी बार ये होगा जब एक तरह से याकूब मेनन के केस में एक बार फिर से सुनवाई हो रही। तो क्या इसमें ऐसी भी आशंका है कि यदि समय जो है वो एक्सटेंड करता है, 7 बजे के बाहर समय जाता है, तो क्या मतलब जो फैसला है, जो फांसी की सजा है, उसको होल्ड पर रखा जा सकता है कुछ समय के लिए? नहीं, उस समय में अगर ये यहाँ पर मेरी बात हुई है यहाँ जेल प्रशासन, उस समय में अगर यहाँ पर उनका कुछ अगर वहाँ से मैसेज आता है, सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आता है कि भाई इस समय के लिए, कुछ समय के लिए इसको टाला जाए और कुछ समय वेट किया जाए जब तक हियरिंग नहीं होती, तो ये हो सकता है। बाकी अगर वहाँ से किसी प्रकार का मैसेज नहीं आता तो यहाँ वेट नहीं करेंगे इस बात के लिए। अब मतलब सीधे सीधे आपका ये कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी संदेश जारी किया जाता है, उस सूरत में ही वहां पर होल्ड करा जा सकता है। बाकी सभी चीजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा थी वो मुकर्रर कर दी थी, तो बाकी सभी चीजें जो होंगी वो अपने तयशुदा समय अनुसार होंगी। बराबर, बिल्कुल विनोद जी। बिल्कुल। तो सुमित जी, क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि विनोद जी ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मैसेज जाता है, क्योंकि वहां जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, अगर इधर से कोई मैसेज जाता है तभी वो लोग होल्ड करेंगे, नहीं तो सारी जो चीजें हैं, क्योंकि जो सजा है वो मुकर्रर हो चुकी कि सुबह 7 बजे याकूब मेनन को फांसी देनी है तो देनी है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट तरफ से कोई मैसेज जाता है तभी उनको होल्ड पर रखा जाएगा, वरना नहीं। क्या कहना चाहेंगे सुमित? निश्चित तौर पर गौरव, देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि कोर्ट का जो समय मुकर्रर किया गया था, लगातार जो वक्त है बीतता जा रहा है, करीबन 3:15 के करीब हो चुका है और 3:20 हो चुका है, और लगातार जो वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई है कि आखिरकार इस मामले में होगा क्या, क्योंकि ये आखिरी बार है कि कोर्ट इस मामले में किसी तरीके की कोई याचिका याकूब मेनन की सुनेगा, और उस पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार जो फांसी दी जा रही है, फांसी पे स्टे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए भी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद तुरंत ये ऑर्डर जो है नेट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और इसके बाद ये होम मिनिस्ट्री को भी बता दिया जाएगा कि आखिरकार कोर्ट का रुख है। लेकिन वहां तैयारियां जो है कोर्ट की जो जेल प्रशासन की है वो लगातार चलती रहेंगी, और जिसके बाद अगर ऐसा लगता है कि कोई बड़ा संदेहजनक या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेकर कोर्ट ये सोचता है कि इस मैटर को रोका जाना चाहिए, तो फिर कोर्ट उसके ऊपर यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू की इस मामले के अंदर क्या कोर्ट का रुख रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले के अंदर अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता
बढ़ता जा रहा है। ये सभी की निगाहें टिकी है कि आखिरकार याकूब मेनन जिसकी फांसी को लेकर लगातार इतनी ज्यादा चीजें बात सामने है, लेकिन क्या कोर्ट इस मामले में अपना करता है, क्योंकि कई चीजें लगातार इससे पहले भी याकूब मेनन कई चीजों को लेकर कोर्ट का वक्त बर्बाद कर चुका। लगातार जो भी उसके राइट्स थे या फिर जो भी उसकी जो मांगे थी उसको कोर्ट ने पूरी तरीके से सुना है। इससे पहले भी कई बार, एक बार रिव्यू पिटीशन 2013 में कैंसिल हो जाने के बाद भी कोर्ट ने उसमें उस रिव्यू पिटीशन को दोबारा से 1.5 साल के बाद उसने अपनी रिव्यू पिटीशन डाली, जिसके बाद कोर्ट ने तो सुमित इस पर पूरा देखा जाए तो कई बार ऐसा कहा गया है कि याकूब मेनन ने अपने सभी जितना वो इस्तेमाल कर सकता था कानून को उसने इस्तेमाल किया, चाहे वो बीमारी का बहाना हो, चाहे वो उसने कोर्ट से कहा हो कि पाकिस्तान की तरफ से उसने जितनी भी जानकारी थी वो भारत सरकार को दे दी थी, और एक तरह से देखा जाए तो उसने अपने आप को सरेंडर किया था। हालांकि पुलिस ने उसको दिखाया था कि उसको पुरानी दिल्ली के पास से गिरफ्तार किया गया। तो एक तरह से लास्ट चांस याकूब मेनन के लिए कहा जाएगा, क्योंकि मर्सी पिटीशन की यदि बात की जाए तो चाहे राष्ट्रपति भवन के पास हो, चाहे राज्यपाल के पास हो, और 2 बार हर चीज में यदि कहा जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन की बात की जाए तो वो भी 2 बार डाली गई। तो करीब एक तरह से सभी चीजें याकूब मेनन की तरफ से, याकूब मेनन के वकील की तरफ से अपनाई जा चुकी थी। तो ये लास्ट एक तरह से चारा होगा जो कि अचल दत्तू जी ने आधी रात में यहाँ पर बेंच बैठाई है। सुमित, देखिए, क्यूरिटी पिटीशन पहली है, ये दूसरी बार है, क्योंकि इससे पहले जो फाइल की गई थी जिसे खारिज किया गया था उसमें यही पॉइंट रखकर इन्होंने उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया था, और कोर्ट ने ये माना था कि जो लीगैलिटी के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए वो वाजिब नहीं है, और कोर्ट ने उन्हीं क्यूरिटी पिटीशन को लगातार खारिज कर दिया था और ये कहा था कि वो क्यूरिटी पिटीशन का जो बेंच का डिसीजन था वो मान्य है। इसी के बाद अब ये लगातार ये बात कहते हुए आए हैं कि जो भी अगर डेथ वारंट जो मर्सी पिटीशन खारिज हो जाती है उसके 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। उस बेसिस को लेकर, उस तथ्य को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि जो फांसी है उस पर रोक लगा दी जाए आज के दिन और उसको पूरा दोबारा से सुना जाए, क्योंकि इसके अंदर भी 14 दिन का वक्त जो है वो नहीं दिया गया। हालांकि अब कोर्ट इस मामले को सुनेगा कि आखिर ये तो तय है इस मामले में गौरव की जो फांसी है वो होना लगभग तय है, क्योंकि कोर्ट ये बात पहले ही कह चुका है कि कोर्ट अपनी तरफ से काम पूरा कर चुका है। कोर्ट लगातार सारे एंगल्स को सुन चुका है याकूब मेनन के, और सभी एंगल्स के सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि जो कानून के दायरे में जो चीजें आती है उसमें याकूब मेनन दोषी है, वो आतंकी है, और उसने जिस तरीके से भारत के खिलाफ 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करने की और देश विरोधी काम किया उसके खिलाफ उसके डेथ सेंटेंस उसे मिला। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो लीगैलिटी की लेकर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि डेथ पेनल्टी मिली है या फिर जो डेथ वारंट इशू हुए हैं उसकी लीगैलिटी को लेकर बातचीत की जा रही है, और मर्सी पिटीशन की जो लीगैलिटी को लेकर बात की जा रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनने वाली है इस मैटर को। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है सभी की लगातार निगाहें जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से आपने लीगैलिटी की बात की तो उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनने वाला है, अपनी हियरिंग सुनने वाला है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी जुड़ गए। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अपने आप में एक अलग मामला है, आधी रात को यहाँ पर सुनवाई हो रही जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में, जिस तरह से जस्टिस अचल दत्तू ने इस मामले में पूरी तरह से रजिस्ट्रार को बुलाया और आधी रात में पूरी सुनवाई हो रही, क्या कहना चाहेंगे विजय? बात है, एक तरह का एक ऐतिहासिक स्टेप है, हिस्टोरिकल स्टेप है, और इसका विरोध बहुत हो रहा है। ये जाहिर है, लोग कह रहे हैं कि जब सारे फैसले हो चुके हैं उसके बाद ये मौका क्यों दिया जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक सिस्टम को, जुडिशरी को मजबूत करने वाला कदम भी माना जाएगा, और सारी दुनिया जो है इस बात के गवाह बनेगी कि हिंदुस्तान जो है हर एक आदमी को अपनी सब सुनवाई का मौका देता है। उसका जो कानून व्यवस्था है वो हर एक आदमी के लिए सारे बराबर मौके देती है, और उसे जितनी बार अपने व्यवस्था पर, अपने कानून पर भरोसा करना हो उसका मौका दिया जाता है। तो हो सकता है कुछ लोग इसकी आलोचना करें, लेकिन ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब कसाब को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था और कसाब के लिए कहा जा रहा था कि उसे इतने लंबे समय तक क्यों मौका दिया गया, लेकिन बाद में फायदा यही हुआ कि पूरी दुनिया भर में इस बात की तारीफ हिंदुस्तान की गई कि उसने, चाहे वो आतंकवादी हो जिसने देश पर हमला किया हो या कोई और बात हो, उसको भी वो कानून का पूरा मौका देते हैं। लेकिन विजय जी, क्या कभी भारतीय कानून इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि क्या इतनी देर रात के बाद किसी मामले की सुनवाई इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में की गई हो? मुझे याद नहीं आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लेट नाइट जो है वो सुनवाई होती है, लेकिन वो किसी मामले में कोई अपीयरेंस को लेकर या कोई इस तरह का मामला आता है जब बहुत छोटी एक हियरिंग करके और सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी होती है, कई बार हाई कोर्ट्स में इस तरह का मामला होता है, लेकिन ये तो ऐतिहासिक मामला होगा, और इस तरह का तो शायद जितना मुझे याद आता है बहुत लंबे समय तक मैंने भी देखा है, सुना है, लेकिन
मुझे याद आता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब इस तरह से हियरिंग का मौका मिला हो और देर रात सुप्रीम कोर्ट में इस पर काम किया गया हो। जी विजय जी, यही यदि दूसरी तरह बात की जाए तो एक तरह से आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था तो जो याकूब मेनन का भाई था उन्होंने कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए और मुझे जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, तो एक तरह से उम्मीद जो है उनके परिवार वालों की एक तरह से फिर से जग जाएगी। बिल्कुल जग जाएगी। और आपको याद होगा कि उनके भाई और परिवार वालों के आपको बता दूं विजय जी मैं आपको बता दूं कि कोर्ट अंदर बैठ चुकी है और अब 3 जो जजेस हैं तीनों लोग अंदर आ चुके हैं और इस मामले की जो सुनवाई है वो अब से शुरू हो गई है और लगातार इस मामले के जो पहलू हैं वो अब कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। जी महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा कि कल परसों में 2-3 दिन से लगातार कुछ राजनीतिक दलों के लोग और कुछ और जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि याकूब मेमन को फांसी की बात इसलिए की गई है क्योंकि वो एक धर्म विशेष से, एक मजहब विशेष से जुड़ा हुआ है और इसलिए उस पर इस तरह का ये फैसला किया गया। तब सरकार की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया कि करीब अब तक 350 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, उसमें से 17 लोग सिर्फ एक मजहब से जुड़े हुए हैं, इसलिए धर्म का या मजहब का इस तरह का कोई मतलब इसमें नहीं है। जी विजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से इस पूरे मामले में आपने बताया कि जिस तरह सरकार ने अपना पक्ष रखा कि इसमें धर्म का कोई भी मतलब नहीं है और जो भी चीजें सामने आ रही वो कानून के दायरे में, तो वहीं विजय जी यदि सुप्रीम कोर्ट के बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और कई सारे लोग थे जो अपने आप को आम आदमी बता रहे थे कि वो आम आदमी है दिल्ली के, और एक तरह से उन्होंने अपना विरोध जताया जिनको पुलिस ने भी डिटेन कर लिया। उनका साफ साफ यही कहना था कि इस पूरे मामले में अब फिर से राजनीति हो रही, जिस तरह से एक बार फैसला हो गया था। तो कई ग्रुप्स हैं विजय जी यदि बात की जाए, क्योंकि देश में भी कई लोगों के ऐसा मत था, क्योंकि यदि महाराष्ट्र के एमएलसीज की बात की जाए तो उन्होंने भी एक तरह से लेटर लिखा था कि जो याकूब को जो फांसी है वो नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से देश की बात की जाए तो उसमें भी कई ग्रुप्स हैं जो मानते हैं कि याकूब को फांसी होनी चाहिए या नहीं। विजय जी नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं उसको हिंदुस्तान की जो विविधता है, प्लूरलिटी है, उसको तरह से देखता हूँ कि हिंदुस्तान विविधताओं से भरा देश है और यहाँ पर हर एक को अपने तरीके से बात करने का मौका दिया जाता है। और इसीलिए जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों 40 से ज्यादा एमिनेंट सेलिब्रिटीज ने, पर्सनैलिटीज ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी एक मर्सी प्ली के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी 8 फॉर्मर जजेस शामिल हैं, एमपी शामिल है, फॉर्मर एमपी शामिल हैं, फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के लोग, वो लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को ये चिट्ठी लिख कर दी कि इस फांसी को तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये सब लोगों को मौका मिले और आपको याद हो कि आज दिन भर एक्टिविटी होती रही। जब मर्सी प्ली रिजेक्ट कर दी होम मिनिस्ट्री ने और उसको राष्ट्रपति के पास भेज दी, उसके बाद भी राष्ट्रपति ने भी पूरा वक्त लिया और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने 2 घंटे लंबी बातचीत की। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे लीगल एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए। उसके बाद फैसला किया गया और जब सबको लग रहा था कि अब सब फैसला हो चुका है, रास्ते सब बंद हो चुके हैं, तब भी जब एक मर्सी प्ली दोबारा से महाराष्ट्र गवर्नर के फैसले के खिलाफ की गई तो सुप्रीम कोर्ट जो है देर रात भी ऐसे मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया। जबकि सब लोग जानते हैं कि याकूब मेमन पर आतंकवाद का मामला है और उन्हें जो फांसी की सजा दी गई है वो देश पर एक तरह से हमले के लिए सजा दी गई है। आतंकवादी हमला उन्होंने किया, इस क्लास में वो शामिल थे, मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर वो काम कर रहा था। और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी, जबकि आज दोपहर में उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अब किसी तरह की सिक्योरिटी पिटीशन या पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय जी। तो वही समय जो है वो अपनी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। करीब 3:30 बजे का वक्त हो गया है और जो फांसी होनी है उसका जो समय है वो 7 बजे बताया जा रहा है। तो एक तरह से वहां के यदि आला अधिकारियों की बात की जाए तो उनमें भी आशंका है, उनका भी ये मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है तो समय को होल्ड करना पड़ेगा। इस समय हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं मुंबई से। विकास से जानना चाहेंगे, विकास क्या आपको ताजा अपडेट वहां पर हो पा रही है? क्या आपकी किसी आला अधिकारी से बात हुई यहाँ पर? देखिए, जेल प्रशासन के जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करने के उनके आदेश हैं और उसी हिसाब से उनकी तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में होती दिख रही है उसके लिहाज से जेल प्रशासन इस बात की भी उम्मीद लगा रहा है कि कोई न कोई इंटीमेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है फांसी के संदर्भ में नागपुर के मध्यवर्ती जेल कार्यालय पर आ जाए। टेक्नोलॉजी का युग है, जरूरी नहीं है कि रिटन ऑर्डर ही आए, हो सकता है कि फैक्स पर या फिर ईमेल के जरिए भी कोई संदेश या फिर फोन करके वर्बल संदेश कोई जो है वो नागपुर कार्यालय में दिया जाए। और इस बात की गुजारिश की जाए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जो डिच पिटीशन है
उसको लेकर किसी नतीजे पे जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है तब जी। तक फांसी की तामील पर रोक लगाई जाए। उस बात को लेकर भी जेल प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल महज कुछ घंटे रह गए हैं डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करने में, और ये जो सस्पेंस है सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई पिटीशन को लेके अब 3 जजों की बेंच क्या फैसला सुनाती है, इस पर नजर जेल प्रशासन की भी है। लेकिन फांसी के मद्देनजर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। जी जी विकास, जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और एक तरह से जो आला अधिकारी उनमें भी आशंका है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन पुंडीर जी जुड़ चुके हैं। धीरेन जी, जिस तरह से इस पूरे मामले में गतिविधियां बदली हैं, रात के वक्त ही अंदर बेंच जो है वो दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे धीरेन जी? पूरा एक तरह से अलग मामला है, क्या इससे पहले भी ऐसा कभी देखा गया? देखिए, अक्सर रात में कई बार ऐसे मामले हुए जब रात में हम लोगों ने देर रात तक किसी फांसी की सुनवाई हुई कि उस पर अदालत से, क्योंकि उसको हमेशा डेथ का मामला हमेशा ये माना जाता है कि एक्सट्रीम मामला होता है और उस पर बेंच कभी भी सुनवाई कर सकती है। तो इससे पहले भी एक फांसी के मर्डर पर जो 2 साल पहले जो फांसी है, लास्ट में रात तक ये चर्चा हुई कि क्या इस पर फांसी होगी नहीं, तो रात में 9:30 तक। लेकिन ये एक हाल फिलहाल के वर्षों का सबसे कहें कि अलग मामला है, जिस पर एक इतनी लंबी बहस के बाद फिर दोबारा बहस हुई, तो ये एक अलग मामला है और उस पर चल रहा है कोर्ट की तमाम दलीलों। लेकिन किसी भी इंसान की जिंदगी को लेने से पहले अदालतें किसी भी किस्म का सुप्रीम कोर्ट कोई शक नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए हर एक मौका दिया जाता है। तो ये अपनी तरह का एक किस्म का एक उदाहरण है, लेकिन हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था का ये एक बेहद शानदार नमूना है। हम कह सकते हैं कि बहस जरूर है, सब चीजें, लेकिन ये कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाता। जी धीरेन जी, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से भारत की कानून व्यवस्था की बात की जाती है तो सभी जितने भी याचिकाकर्ता होते हैं उनको एक तरह से सभी रास्ते अपनाने का पूरा हक होता है, और यही हमारी विविधता भी है और यही हमारे भारत की जुडिशरी की शक्ति भी है। विकास जी जुड़े हुए हैं इस समय लाइव हमारे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे विकास जी इस पूरे मामले में, जिस तरह से गतिविधियां जो हैं वो पूरी तरह जी शैलेन जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेन जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, जो रात में जितनी गतिविधियां हैं जो चेंज हुई हैं, इस समय आधी रात में यहाँ पर बेंच बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट में जो कि सुनवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी शैलेन जी। जी, दरअसल ये जो सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले में, जब राष्ट्रपति के पास से जो मर्सी पिटीशन थी जब वो रिजेक्ट हुई है, इसके बाद एक 14 दिन का एक संविधान के तहत ये कानून है कि 14 दिनों का जो आरोपी होता है, जो कन्विक्टेड पर्सन है, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, 14 दिनों का उसे एक मोहलत दी जाती है ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर वो अपने आप को मेंटेन कर सके उस फांसी की सजा के लिए। और इसी के तहत ये पूरी जो कार्रवाई है जो चल रही है, इसमें 14 दिन की मांग की है। इनके जो वकील हैं, याकूब मेमन के जो वकील हैं, 14 दिन की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले ये उदाहरण भी एक है, अगर निठारी केस हम देखें, जो सुरेंद्र कोहली था, सुरेंद्र कोहली को जिस दिन फांसी दी जाने वाली थी और इसी तरह का माहौल था, रात के समय जजों की बेंच बैठी और उस समय आखिर वो डिले, उस समय उस पर स्टे लग गया फांसी पर। और उसकी आलम यह है कि आज तक जो सुरेंद्र कोहली थी उसे फांसी नहीं दी गई है। और यही कारण है कि जो याकूब मेमन के जो वकील हैं, उनकी पूरी कोशिश यह है कि जो 14 दिनों की जो मोहलत होती है, जो संवैधानिक जो कानून है, संविधान के तहत कानून है, उसके तहत ये बेंच के पास गए सुनवाई के लिए। और अब वो सुनवाई जो है वो जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पे शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल शैलेन, जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति है, एक तरह से किसी को यकीन नहीं था कि रात में ऐसे जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में बेंच बुलाई जाएगी। तो वहीं यदि सुरक्षा की बात की जाए मुंबई में, तो उसकी स्थिति क्या है? क्या सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है? क्योंकि जिस तरह से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर से एक तरह से उम्मीद जो घर वालों को है वो जगी है। शैलेन, क्या कहना चाहेंगे?
बात करें मुंबई की, तो चूंकि मुंबई जो है हमेशा से दहशतगर्दों के निशाने पर रही है, एक बात ये समझने वाली बात होगी। और अगर याकूब मेमन की बात करें तो उनके जो ताल्लुकात थे वो भी इसी की तरह के थे। उन्होंने 93 बम ब्लास्ट में उनका सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया और कहीं न कहीं जबकि उन्हें फांसी की सजा दी गई है तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसे मेंटेन करने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। एक तरह से धारा 144 आप कह सकते हैं कि लागू करने की बात जो है वो हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं, जो 5-7 लोगों का जो ग्रुप मिलके चलता था, अब उस ग्रुप को भी एक साथ नहीं चलने दिया जा रहा है। रात में हम जहां तक ट्रेवल कर सके हमने देखा है कि हर एक गाड़ी, चाहे ऑटो रिक्शा हो चाहे 4 व्हीलर हो, हर एक गाड़ी को पूरा रोक करके, जो पुलिस वाले हैं उस गाड़ी को रोक करके गाड़ी के पेपर्स, कौन शख्स है, कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, उसका पूरा आइडेंटिटी और गाड़ी का पूरा नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी इंफॉर्मेशन हैं पूरा कलेक्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। तो अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसे मेंटेन करने के लिए मुंबई पुलिस ने इस तरह का स्टेप लिया। और ये मुंबई की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में इस समय सिक्योरिटी को लेकर काफी जो कानून व्यवस्था है काफी संजीदा है। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने से सुरक्षा है वो मुंबई की बढ़ा दी गई है। तो वहीं पर यदि बात की जाए तो अभी हियरिंग चालू है और कुछ समय में ही फैसला आ सकता है। विजय जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, एक सवाल ये भी लोगों के मन में आ रहा है कि जो पूरी सुनवाई है उसको यदि देखा जाए तो वो कई बार हो चुकी है, चाहे वो आणि याली सेफ्टी तो वापस पाठवा सर। काय जेलमधून काय नाही सांगू शकत नाही तुम्हाला काही, आमच्या गोपनीय मेसेज होता का? गोपनीय मेसेज आहे, मला विचारा, क्या लाए थे? मलाही माहिती नाही। हम 10 लाया है, गोपनीय मैसेज है वो, तुम त्यांना विचारू शकता। वो गोपनीय मैसेज है, मैंने भी बोला, मैंने साहब को आप पढ़े जी विजय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, यदि पूरे मामले को देखा जाए तो सारे जो जितने भी जो चीज चांसेस थे वो याकूब मेनन के वकील की तरफ से पूरे कर लिए गए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो समय है वो इस हियरिंग में ज्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो सारी चीजें हैं, जितना भी वकीलों को याचिका में जितना भी वकीलों को कहना था, जितना भी जस्टिसों को सुनना था, वो सब सुना जा चुका है। तो एक तरह से विजय जी देखा जाए तो जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम बची, जो फैसला है वो कुछ ही समय आ सकता है। विजय जी, क्या कहना है आपका? जी आवाज शायद नहीं मिल रही विजय जी को हमारे। शैलेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जिस तरह से यदि बात की जाए तो जो कई बार रिव्यू पिटीशन फाइल की गई और कई बार याचिकाओं की सुनवाई की गई, तो एक तरह से आखिरी मौका है जो याकूब मेनन के पास बचा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ज्यादा जजों को इसमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं, क्योंकि जो सुनवाई है वो एक तरह से पूरी हो चुकी है और करीब 3 से 4 घंटे का समय ही बचा हुआ है। शैलेंद्र, दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो शुरुआत जो डिक्लेयर जो हुआ था 29 अप्रैल को ये चीज डिक्लेयर हो गई थी कि पर्टिकुलर डेट को याकूब मेमन को फांसी की सजा जो दी गई उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इस पूरे मामले को जिस तरह से कोर्ट में पिटीशन पड़ता है, उसके बाद रिव्यू पिटीशन होता है, फिर मर्सी पिटीशन होता है, और उसके बाद जब फाइनल ये पिटीशन जो था, जब प्रेसिडेंट के पास गया, वहां से जब इसे रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब कहीं न कहीं जो वकील हैं उनके अब इसे एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, जो कानून होता है, जो संविधान के तहत जो 14 दिन की जो मोहलत दी जाती है, अगर कोई भी जो मर्सी पिटीशन है उसके बाद जो आरोपी होता है, जो कन्विक्टेड पर्सन होता है, उसको कम से कम 14 दिन की मोहलत दी जाती है। और अब जो लड़ाई चल रही है वकीलों की, जो तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, जो वकील हैं याकूब मेमन की तरफ से, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इस बात पर बहस हो रही है कि जो 14 दिन की जो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए जो 14 दिन का वक्त होता है वो दिया जाए, और इसी के तहत ये सुनवाई चले। जैसा अभी मैंने जिक्र किया था कि 9 महीने, तकरीबन 9 महीने पहले निठारी केस पर अगर हम ध्यान दें तो जो सुरेंद्र कोली था, सुरेंद्र कोली को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, ऐलान किया गया था। और जब
तारीख भी मुकर्रर हो गई, लेकिन उसके ऐन पहले इसी तरह आधी रात को जजों की बेंच बैठी और उस पर पूरी तरह से फिर से सुनवाई हुई। आखिरकार इनको फांसी के लिए मेरठ जेल ले जाया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान इस पूरे फांसी की जो प्रक्रिया थी उस पर रोक लग गई, स्टे लग गया। और अब आप समझ सकते हैं कि जो सुरेंद्र कोहली है अब तक वो फांसी का इंतजार कर रहा है। जी लेकिन शैलेंद्र, यदि पूरे मामले बात की जाए तो कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है और वकीलों का, जितने भी वरिष्ठ वकील हैं, उनका साफ साफ यही कहना था कि हर मामले को एक ही पहलू से नहीं देखना चाहिए। सभी मामले अलग होते हैं, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो मुंबई जो बॉम्ब ब्लास्ट का मामला है। तो एक तरह से सभी मामलों को एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। सभी मामले अलग अलग होते हैं, उनमें जो पहलू होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो एक मामले से दूसरे को रिलेट करना, हालांकि जो जुर्म है वो अलग अलग है, तो वो कहीं हद तक सही नहीं है। शैलेंद्र, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो याकूब मेमन जो था उस 93 बॉम्ब ब्लास्ट में उसका रोल क्या था? वो रोल उसका ये था कि जो बॉम्बिंग की गई उसका जो मनी जनरेशन था वो याकूब मेनन ने किया था। याकूब मेनन एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और भली बात इसको पता थी कि ये सब किस तरह से मैनेज किए जा सकते हैं फंड। और उसी के चलते ये एक वर्ली में, उस दौरान मैं आपको बता दूं कि वर्ली में वाईसी पवार एक ऑफिसर हुआ करते थे। वाईसी पवार ने वर्ली में एक कार पकड़ी थी और उस कार को जब शक के आधार पर कार पकड़ी गई और उस दौरान जब पेपर्स चेक किए गए तो उसमें पाया गया कि वो जो कार है वो याकूब मेमन के ही एक खास रिश्तेदार की कार है। और वो कहीं न कहीं याकूब मेमन जो था वो पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और पूरी तरह से इस जो बॉम्बिंग थी उसमें वो इन्वॉल्व था और उसके चलते ये फांसी की सजा उसे सुनाई गई। एक न्यायिक प्रक्रिया है और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलती है। वो किसी की कहने तमाम कॉन्ट्राडिक्शन होती हैं, हर किसी को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन होती है, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, जो कोर्ट का आदेश होता है वो कहीं न कहीं वो सही होता है और उसे मानना भी बिल्कुल। कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वोपरि होता है। गौरव और शैलेंद्र, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जानकारी दे रहे हैं। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को यहां पर बताना चाहेंगे कि याकूब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में यह सुनवाई हो रही है। तीनों जजों की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है और अटॉर्नी जनरल रोहतगी जो है वो कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं। सभी वकील सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हैं। प्रशांत भूषण भी यहां पर कोर्ट में हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर देर रात राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका को खारिज कर दिया गया था। ऐसे में वकीलों की तरफ से, जो याकूब के वकील हैं, उनकी तरफ से यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का ही नियम कहता है कि अगर याचिका खारिज हो रही है तो कम से कम 14 दिनों का वक्त जिस शख्स को फांसी दी जा रही है उसे मिलना चाहिए, ताकि वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सके। ये एक टेक्निकल पॉइंट है इस मुद्दे का, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं घटनाक्रम जिस तरीके से बदला है। वकीलों ने फांसी को टालने की मांग की है। एक बार फिर से आपको यहां पर बताना चाहेंगे, केस की मेरिट पर यहां चर्चा नहीं होगी कि फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस पर चर्चा है कि फांसी कब हो। 30 जुलाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया था। 30 जुलाई की तारीख आज है। 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। पूरी तैयारी नागपुर सेंट्रल जेल में कर ली गई थी, लेकिन इस दौरान क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला किया गया कि क्यूरेटिव पिटीशन जो दाखिल की गई थी उसकी प्रक्रिया सही थी, डेथ वारंट जो जारी किया गया था उसकी प्रक्रिया सही थी, तो ऐसे में अब इस केस में कुछ बचता नहीं है और फांसी तय वक्त पर ही होनी चाहिए। इसीलिए नागपुर सेंट्रल जेल में 30 तारीख को लेकर तैयारी कर ली गई। लेकिन एक बार फिर से याकूब की तरफ से राष्ट्रपति के सामने दया की याचिका रखी गई। राष्ट्रपति से मिलने के लिए गृह मंत्री खुद देर रात पहुंचे और वहीं पर कुछ देर बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका को खारिज कर दिया गया। अब क्योंकि देर रात को खारिज किया गया, याकूब के वकीलों के पास यह मुद्दा था कि याचिका खारिज होने के बाद कम से कम 14 दिनों का वक्त फांसी के लिए मिलना चाहिए और इसी मांग को लेकर वकील पहुंचे। चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच बनाई है इसके लिए, जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। 14 दिनों की फांसी पर रोक लगाने की ये मांग है। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद हैं और पक्ष रखेंगे। तो याकूब की फांसी को लेकर जो घटनाक्रम है वो पल पल बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों की फांसी पर 14 दिन की रोक लगाने की मांग लेकर रात 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला है। अपने आप में कि विरला ही मामला है जब इस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट को काम करता हुआ देख रहे हैं और मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ वारंट के खिलाफ जो याकूब की अपील थी वो खारिज की गई। फिर शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो नई दया याचिका डाली गई थी उसे भी खारिज किया गया और उसके बाद 14 दिनों की वक्त दिया जाए इस मांग को लेकर याकूब के वकील जो है वो पहुंचे चीफ जस्टिस एचएल दत्तू के घर जाकर एक और आखिरी प्रयास किया गया फांसी को टालने का। जस्टिस दत्तू ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच को अब यह जिम्मा दे दिया है और रात को ही सुनवाई करने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि 7 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया था फांसी के लिए। ऐसे में उससे पहले ये सुनवाई होना जरूरी था, तो ऐसे में चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि इस वक्त सुनवाई होनी चाहिए। 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, सुनवाई इस मामले की शुरू हुई है। सभी वकील न्यायमूर्ति मिश्रा के घर पहुंचे तो उन्होंने घर पर याचिका सुनने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में 2:30 बजे इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया और इसीलिए ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब सुनवाई शुरू हो चुकी है। जिन 3 जजों की बेंच ने बुधवार को याकूब की सजा बरकरार रखी थी वही बेंच इस मामले की भी सुनवाई करेगी। 3 जजों की इस लार्जर बेंच में वही जज शामिल हैं जिन्होंने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करी थी। फांसी को बरकरार रखा था। कल भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा था, लेकिन जो कल मामला सुप्रीम कोर्ट में था वो इस मुद्दे को लेकर था कि क्यूरेटिव पिटीशन की जो प्रक्रिया थी क्या वो सही थी या नहीं थी, और जो डेथ वारंट जारी करने की प्रक्रिया थी क्या वो सही थी या नहीं थी। इन दोनों ही मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों प्रक्रियाएं सही थी। ऐसे में फांसी को रोकने का या फांसी को टालने का कोई सवाल नहीं उठता है। जब सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी याकूब को तो एक बार फिर से नई दया याचिका राष्ट्रपति के सामने रखी गई और फिर गृह मंत्री ने मुलाकात की राष्ट्रपति से और आखिरकार देर रात राष्ट्रपति ने भी इस दया याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का नियम यह कहता है कि याचिका खारिज होने के बाद 14 दिनों का वक्त कम से कम जिस शख्स को फांसी दी जा रही है उसे मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर वकील एक बार फिर से पहुंचे चीफ जस्टिस के पास और फिर चीफ जस्टिस ने 3 जजों की एक बेंच का गठन किया और इस मामले पर रात को ही सुनवाई करने के लिए कहा गया, क्योंकि 7 बजे का वक्त मुकर्रर था फांसी के लिए। ऐसे में इस वक्त इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो क्या देखना होगा 14 दिनों का जो वक्त है वो मिल पाता है फांसी के लिए या नहीं मिल पाता है, क्योंकि 2007 में दोषी है याकूब इस बात को करार दे दिया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हर जगह दोषी करार दिया गया। राष्ट्रपति के पास उसके भाई की तरफ से दया याचिका डाली गई थी, उसे खारिज कर दिया गया। फिर रिव्यू पिटीशन खारिज हुई, क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई, वो भी खारिज हुई और हमने देखा कि डेथ वारंट जारी हुआ। कल आखिरी बार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे याकूब के वकील। वहां पर भी यही कहा गया कि चाहे वो डेथ वारंट जारी करने की प्रक्रिया हो चाहे क्यूरेटिव पिटीशन की प्रक्रिया हो, दोनों ही प्रक्रियाएं सही थी, तो ऐसे में फांसी टलनी नहीं चाहिए। लेकिन अब 14 दिनों की जो मांग है उसे लेकर वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता गौरव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, हमने देखा कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला है। कल जिस तरीके से दिन में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन की प्रक्रिया सही थी और डेथ वारंट की जो प्रक्रिया थी वो सही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद देर रात राष्ट्रपति की तरफ से जो खुद याकूब ने दया की अर्जी लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया। तो ऐसे में अब नियमों का हवाला देकर 14 दिनों का वक्त मांगा जा रहा है। क्या कुछ हलचल वहां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल विशाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से गतिविधियां बदली हैं इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो उनके भाई से जब पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ साफ यही कहना था कि उनका जुडिशरी पर पूरा विश्वास है और उन्हें एक उम्मीद है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा मसला अब ये नहीं रह गया है कि याकूब मेनन को फांसी होगी या नहीं। ये पूरा जो मामला है अब सिर्फ 14 दिनों की जो वक्त मांगा गया है उस पर अटक गया है कि जो अंदर जो बेंच है जो सुनवाई कर रही है उसको ये सुनवाई करने की 14 दिन का जो समय है वो दिया जाएगा कि नहीं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से गतिविधियां पूरी चेंज हुई हैं, रात में ही 2 बजे के आसपास जस्टिस जो एचएल दत्तू की बात की जा रही जो सीजीआई हैं उनके घर के आसपास पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। जो आम लोग थे वो भी रुक रुक कर देख रहे थे। तो एक तरह से रात में पहले अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता कि रात में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो बैठी और सुनवाई हो। मैं आपको बता दूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां पर भी ठीक उसी तरह मीडिया का जमावड़ा है और जो लोग आसपास से गुजरने वाले हैं वो भी रुक रुक कर देख रहे हैं कि आखिरकार रात के 3 बजे हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में एक अनोखा मामला है। पहले सुनवाई कई बार रात में हुई है, ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से जो फांसी की सजा थी वो तय हो गई थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो एक तरह से विशाल देखा जाए तो पहले कभी ज्यादातर ऐसा देखा नहीं गया जिस तरह से रात में एचएल दत्तू ने, क्योंकि देखा जाए तो प्रशांत भूषण सहित करीब 11 से 12 वरिष्ठ वकील ऐसे थे जो एचएल दत्तू
दत्तू से रात में मिलने जाते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रार उनके घर में जाते हैं, तो इसके बाद ही जो सीजीआई हैं अचल दत्तू, उन्होंने एक्शन लेने के लिए जो कदम है वो बढ़ाया। और जिनकी, क्योंकि बात पूरी ये सामने आ रही थी कि जिसकी अध्यक्षता में फैसला लिया गया हो वो ही एक बार फिर से यहाँ पर हियरिंग करें। विशाल बोले एक बार फिर से वही जज जो है वो हियरिंग करें, और इसीलिए ये 3 जजों की बेंच जो है वो बनाई गई है। प्रशांत भूषण भी इस वक्त कोर्ट मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल भी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। कल का दिन भी हमने देखा था कि किस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन या फिर डेथ वारंट को लेकर यह सुनवाई की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेथ वारंट जारी करने की प्रक्रिया सही है, और साथ ही क्यूरेटिव पिटीशन जो दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हुई, वो प्रक्रिया भी बिल्कुल सही थी। लेकिन अब जो एक टेक्निकल मुद्दा है यहाँ पर नियमों का हवाला देकर जो बात सामने रखी गई है वो ये है कि क्योंकि अब देर रात राष्ट्रपति की तरफ से ये दया की अर्जी खारिज की गई है, तो ऐसे में 14 दिनों का वक्त कम से कम उस शख्स को मिलना चाहिए जिसे फांसी दी जा रही है, उसे मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ नागपुर सेंट्रल जेल में तैयारी पूरी कर ली गई है फांसी के लिए, क्योंकि डेथ वारंट पहले ही जारी हो चुका था। ऐसे में 30 तारीख की जो तारीख सामने आई थी उसे लेकर नागपुर सेंट्रल जेल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। परिवार वालों को जानकारी भी याकूब के दे दी गई थी। 1993 के मुंबई धमाकों का दोषी है याकूब मेमन। 2007 में ही अदालत ने उसे दोषी मानते हुए ये तय कर दिया था कि फांसी होनी है। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी माना, फिर राष्ट्रपति की पास जो दया याचिका भेजी गई थी उनके भाई की तरफ से वो खारिज की गई, रिव्यू पिटीशन और फिर क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज की गई। ऐसे में तमाम जो कानूनी विकल्प किसी भी शख्स को दिए जाते हैं उन तमाम कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया गया। और सुमित चौधरी हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये नियमों का हवाला दिया गया है कि क्योंकि अब कल देर रात ही राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज हुई है, तो खारिज होने के बाद कम से कम नियमों के मुताबिक ये 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए। ये एक नया मामला अब सामने आ गया। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि लगातार जो आनंद ग्रोवर है, जो याकूब मेनन की तरफ से अपील है, वो ये बात कह रहे हैं कि जेल मैनुअल्स की तरफ से और कानूनों की तरफ से ये हवाला दिया जा रहा है कि एटलीस्ट 14 दिन का जो वक्त है वो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद किसी को भी दिया जाना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। इसके अलावा मैं जेल मैनुअल का हवाला देते कहा जा रहा है कि जब भी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होती है तो उसके बाद रिटर्न जो है वो ग्राउंड्स दिए जाने चाहिए, आखिरकार किस बेसिस के ऊपर उनकी मर्सी पिटीशन खारिज हुई है। मैं आपको बताऊं कि कोर्ट करीबन 3 बजे करीब कोर्ट बैठा था इस मामले में, और करीबन आधे पौने घंटे के करीब वक्त हो चुका है जब जो आनंद ग्रोवर है वो इस मामले में अपने पक्ष रख रहे हैं। लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनका जो मकसद है वो मैरिट्स को नहीं, क्योंकि जो फांसी की सजा है उनके मैरिट्स में नहीं, बल्कि वो जो मर्सी पिटीशन के जो ग्राउंड्स हैं और जिस तरीके से उनके राइट्स को वॉलेट किया जा रहा है उसके ऊपर वो बात कह रहे हैं कि कम से कम 14 दिन का वक्त याकूब मेनन को दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी जो मर्सी पिटीशन जो रिजेक्ट हुई है उसको भी उसके बाद भी उस मर्सी पिटीशन के रिजेक्शन को अपील कर सके। इसके अलावा रिटर्न सबमिशन उनको मिलनी चाहिए कि उनका किस बेसिस पर हुआ है, और 14 दिन का वक्त कम से कम दिया जाना चाहिए याकूब मेनन को। तो इन्हीं चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, जिसमें 3 जजेस जो है, दीपक मिश्रा, पीसी पंत, इसके अलावा अमिताभ रॉय, ये सभी तीनों जजेस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और लगातार ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार देर रात जिसमें इतनी इमरजेंसी में ये हियरिंग की जा रही है उसमें आखिरकार किन बेसिस के ऊपर वॉलेशन की बात कही जा रही है। कुछ प्रदर्शन भी इस दौरान हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखा, ये किस तरह का प्रदर्शन था? देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कई ऐसे भी ग्रुप आए जिनकी मांग थी कि याकूब को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि करीबन 250 से ज्यादा करीबन जो मौतें हुई थी उसमें बेगुनाह मारे गए थे। लगातार याकूब को पूरी तरीके से हर राइट उसके दिए गए हैं और उसको पूरी तरीके से भारतीय कानून ने पूरी तरीके से उसको जो लीगैलिटीज थी उसकी पूरी की गई है, और ऐसे में अब इस मामले को सुनना जाना नहीं चाहिए। हालांकि उसका विरोध पहले भी हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगातार देर रात से ही ये जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है और दूसरी तरफ कोर्ट इस मामले की सुनवाई अंदर की जा रही है। ये एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहां पर बताना चाहेंगे कि अभी जो सुनवाई है वो केस की मेरिट पर सुनवाई नहीं है, इस पर सुनवाई नहीं है कि फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये वक्त को लेकर है, जो मोहलत मांगी गई है कि कम से कम अब 14 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए, सिर्फ इस बात को लेकर है, ये मेरिट को लेकर सुनवाई नहीं है। सुमित,
निश्चित तौर पर देखिए मैरिट्स को नहीं इस मामले की सुनवाई, क्योंकि लगातार कोर्ट पहले ही ये कल ये क्लियर कर चुका है कि क्यूरेटिव पिटीशन जो सुनवाई की गई थी, जो क्यूरेटिव पिटीशन अपना जिस पर जो जजेस ने अपना ऑर्डर सुनाया था वो बिल्कुल लीगली ठीक है, और जो डेथ वारंट थे वो भी लीगली ठीक है। अब जो पूरा मसला है वो इस बात को लेकर है कि आखिरकार जब जो मर्सी पिटीशन डिसमिस की गई उसके बाद ये कानून है कि 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए याकूब मेनन को। ये याकूब मेनन के वकील आनंद ग्रोवर की तरफ से जरह रखी गई है, और अब कोर्ट उस मामले की हर पहलू को सुन रहा है कि आखिरकार क्या क्या पहलू है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि जेन मैलवर्ड ये भी कहता है कि जब भी ऐसी मर्सी पिटीशन डिसमिस की जाती है उसके बाद करीबन जो रिटर्न सबमिशन होता है वो फैमिली को दिया जाना चाहिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि कल ही, क्योंकि देर रात ही कल राष्ट्रपति ने इस मामले की जो मर्सी पिटीशन है वो खारिज किया, तो ऐसे में ना उनको कोई रिटर्न सबमिशन नहीं मिला है और 14 दिन का वक्त कम से कम दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए, यही बात लेकर, यही दलील लेकर जो है आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में अब यह सुनवाई हो रही है। कानूनी सलाह के लिए 14 दिनों का वक्त मिले, ये याकूब के वकील की तरफ से, ग्रोवर की तरफ से यहां पर कहा गया है, और सभी वकील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ग्रोवर ने यहां पर जेल मैनुअल का भी हवाला दिया है, और याकूब की फांसी पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 3 जजों की बेंच यहां पर सुनवाई कर रही है। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति की तरफ से जब दया याचिका खारिज की गई थी उसके बाद घटनाक्रम किस तरह से बदला है? देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के बाद जिस तरीके से, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सूचित किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने अपना जो फैसला था वो सुनाया कि उसकी मर्सी पिटीशन है उसको खारिज किया जाता है। लेकिन देर रात के बाद जब मर्सी पिटीशन खारिज हुई, उसी के बाद सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रतू के घर के बाहर कई जो ग्रुप ऑफ जो लॉयर्स हैं वो पहुंचे थे, जिसमें प्रशांत भूषण के अलावा वृंदा ग्रोवर, आनंद ग्रोवर, ये सभी लोग वहां पहुंचे थे, और ये लगातार मांग कर रहे थे कि ये कानून है कि इस मामले में सीजीआई से टाइम मांगा गया। सीजीआई के टाइम देर रात देने के बाद ये डिसाइड किया गया कि इस मामले को दोबारा से सुना जाए, इस बेसिस के ऊपर कि जो मर्सी पिटीशन के जो टाइमिंग है, यानी जो उसको समय सीमा नहीं दी गई, उसको उसकी लीगैलिटी के ऊपर सुना जाए और 14 दिन का वक्त दिया जाए, और 7 बजे का जो फांसी की है उस पर स्टे लगाया जाए। इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी एक बेंच बैठाया, जिसके अंदर उन 3 ही जजेस को जो इस मैटर को लगातार सुन रहे थे, उन सभी 3 जजेस को इस मैटर को सुनने के लिए कहा गया, और 3 बजे इस मामले की सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी देर रात सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी मैटर की सुनवाई इतनी इमरजेंसी बेसिस पे की गई हो, और सभी जज, सभी स्टाफ, जो कोर्ट स्टाफ है, यहाँ तक कि सभी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो रात के करीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर पुख्ता किए गए, और अब सभी लोग कोर्ट के अंदर हैं, सभी टॉप लॉयर, और यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, जिन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से थे मुकुल रोहतगी, उनको बुलाया गया, और वो अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। और लगातार पहले जो है आनंद ग्रोवर याकूब मेनन का पक्ष रख रहे हैं, उसके बाद जो सरकारी वकील है यानी अटॉर्नी जनरल है वो मुकुल रोहतगी, वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। सुमित, ऐसा नहीं है कि इसकी आशंका बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था तब भी ये बात कही जा रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह भी देता है कि क्यूरेटिव पिटीशन की प्रक्रिया सही थी और डेथ वारंट की प्रक्रिया सही थी, तब भी इस फैसले के बाद जब एक राष्ट्रपति के पास याचिका जाएगी और खारिज होगी तो 14 दिनों का वक्त मिलेगा। ये बात पहले भी कल लोगों के जहन में थी। देखिए, इससे पहले लोगों के जहन में ये बात थी, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि कानून ने अपना काम कर लिया है, और अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। हालांकि सभी की निगाहें इस बात पे की कि क्या इसको राष्ट्रपति खारिज करते हैं या फिर इसके लिए वक्त, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति ने इसको खारिज किया और उसके बाद जिस तरीके से कानूनी पहलू इसके निकाले गए कि राष्ट्रपति के खारिज करने के बाद भी 14 दिन का वक्त दिया जाता है, उस चीज को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, और देर रात में इस मामले की पूरी सुनवाई को सुनने के लिए हामी भरी गई, और अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल, इस मामले की अब कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिनों का जो वक्त मिलना चाहिए, जो मोहलत मिलनी चाहिए, वो जो है वो याकूब को मिलनी चाहिए। यही बात वकीलों ने यहां पर सामने रखी है, और याकूब की तरफ से जो वकील हैं ग्रोवर, उन्होंने कहा है कि 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए। हमारे पास दया याचिका जो लगाई गई थी वो उसी दिन खारिज हुई है, ऐसे में मानसिक रूप से किसी भी शख्स को जिसे फांसी दी जा रही है उसे तैयार होने का मानसिक रूप से मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, इस वक्त 3 जजों की जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है, और दलील यही रखी गई है कि 14 दिनों का वक्त मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कल ही मामला था और उसके बाद कल ही देर रात राष्ट्रपति की तरफ से भी दया याचिका खारिज कर दी गई। और दया याचिका खारिज होने की कॉपी नहीं मिली है याकूब को, ये बात भी सामने आ रही है। पीटीआई के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि दया याचिका जो खारिज हुई थी उसकी कॉपी तक अभी
याकूब को या उनके वकीलों को नहीं मिल पाई है। पीटीआई के हवाले से खबर सामने आई है। ऐसे में दलील जो है उनकी तरफ से तो दी जा रही है वो और पुख्ता हो जाती है कि वक्त अभी मिलना चाहिए मानसिक रूप से तैयार होने का। रात 10 बजे ही याकूब की दया याचिका जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से खारिज की गई है। गृह मंत्री ने इससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उसके बाद राष्ट्रपति ने दया याचिका याकूब की खारिज कर दी है। उसके बाद याकूब के वकील पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की तरफ से इन 3 जजों की बेंच बनाई गई जिन्होंने पहले भी याकूब के मामले की सुनवाई की थी और एक बार फिर से तीनों जजों की बेंच जो है वो इस वक्त सुनवाई कर रही है। याकूब की तरफ से जो वकील यहां पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से दलील दी गई है कि मानसिक रूप से तैयार होने के लिए 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कल ही मामला था और कल ही देर रात राष्ट्रपति की तरफ से भी दया याचिका को खारिज किया गया तो फांसी की तारीख जो आज के लिए यानी कि 30 जुलाई की मुकर्रर है उसे टाल दिया जाना चाहिए और कम से कम 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए क्योंकि नियम जो है वो यही कहते हैं। और जेल मैनुअल का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि दया याचिका खारिज होने के बाद तुरंत फांसी नहीं दी जा सकती, इसके लिए कुछ वक्त दिया जाना जरूरी है उस शख्स को जिसे की फांसी की सजा सुनाई गई हो। 1993 के मुंबई धमाकों का दोषी याकूब मेमन जिसे 2007 में ही दोषी करार दे दिया गया था और उसके बाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में उसे दोषी मानकर सजा सुनाई गई और उसके बाद राष्ट्रपति के पास से दया याचिका खारिज हुई और ये दया याचिका जो पहले खारिज हुई थी वो याकूब के भाई की तरफ से डाली गई थी, वो अर्जी खारिज हुई, रिव्यू पिटीशन और फिर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई, डेथ वारंट जारी हुआ, नागपुर की सेंट्रल जेल में याकूब को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। कल हमने देखा किस तरीके से नागपुर सेंट्रल जेल हो या फिर मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाके हो वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति यहां पर न बन पाए। लेकिन एक आखिरी जो कानूनी विकल्प था वो सामने था याकूब के वकीलों के, ऐसे में वो आखिरी कानूनी विकल्प भी आजमाया जा रहा है। याकूब के वकील ग्रोवर की दलीलें यहां पर खत्म हो चुकी हैं। आपको बता दें जानकारी जो अब सामने आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील जो है उनकी दलीलें अब शुरू होंगी। याकूब मेमन की तरफ से उनके वकीलों को जो दलीलें देनी थी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए, ये दलीलें तमाम दी जा चुकी हैं, जेल मैनुअल का हवाला दिया जा चुका है और पीटीआई के हवाले से सबसे कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आई कि राष्ट्रपति ने जो दया याचिका खारिज की थी उसकी कॉपी भी अभी तक याकूब को या उनके वकीलों को नहीं मिल पाई है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आनंद ग्रोवर की तरफ से जो याकूब की पैरवी कर रहे हैं वो दे दी गई हैं और अब सरकारी वकील की बारी है कि वो अपनी तरफ से किस तरह की दलीलें पेश करते हैं। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में ये दलील पेश की गई थी कि दोषी क्योंकि याकूब करार दिया जा चुका है, फांसी तो होनी ही है, ऐसे में वक्त ज्यादा इसमें जाया ना किया जाए। अब सरकारी वकील क्या दलील देते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या जो 7 बजे का आज का वक्त मुकर्रर है नागपुर सेंट्रल जेल में जहां पर फांसी की तैयारी हो चुकी है वहां फांसी होगी या फिर जैसा कि वकीलों की तरफ से वक्त मांगा जा रहा है वो वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल पाएगा। एक पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, याकूब के वकीलों ने अपनी तरफ से जो भी यहां पर दलीलें देनी थी आनंद ग्रोवर ने वो दलीलें यहां पर दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने। अब बारी सरकारी वकील की है कि वो अपनी तरफ से क्या कुछ दलीलें देते हैं। 1993 के मुंबई धमाकों का ये मामला है और एक लंबे वक्त से ये मामला अदालत में है। 2007 में यूं कहने को तो दोषी भी करार दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दोषी करार दे दिया गया और राष्ट्रपति के पास भी जाकर दया याचिका लगाई गई थी, वो खारिज हो चुकी थी। ऐसे में कहीं कोई कानूनी विकल्प बचा नहीं था कि जिसे अपनाया ना गया हो, जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो। और हमारे देश की जुडिशरी की यही खासियत भी है कि चाहे वो शख्स भारत पर हमले का दोषी ही क्यों ना हो, उसे मौका पूरा दिया जाता है कि वो अपनी फांसी से पहले तमाम कानूनी विकल्पों को इस्तेमाल कर सके। दोषी करार दिए जाने के बाद भी जितने कानूनी विकल्प हैं उन तमाम विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है और राष्ट्रपति के पास से क्योंकि दया याचिका खारिज हुई तो एक आखिरी विकल्प ये भी था कि नियमों का हवाला दिया गया और उन्हीं नियमों का हवाला देकर कि दया याचिका खारिज होने के तुरंत बाद किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती, उसके पास कम से कम दया याचिका के खारिज होने की कॉपी पहुंचनी चाहिए, उसे मानसिक रूप से तैयार होने का मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि कल ही दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची थी याकूब की तरफ से और कल ही वो खारिज भी हो गई, तो ऐसे में याचिका खारिज होने के लिए कॉपी मिलना और साथ ही मानसिक रूप से तैयार होना, इन दोनों बातों को यहां पर याकूब के वकीलों की तरफ से रखा गया है और अब कानूनी सलाह के लिए 14 दिनों का वक्त मांगा गया है। आनंद ग्रोवर की तरफ से यह भी कहा गया कि जो दया याचिका खारिज हुई उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है,
रात 10 बजे ही राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज की गई और इन तमाम प्रक्रियाओं के दौरान इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर है। ऐसे में इससे पहले इन मामलों पर सुनवाई होना, इस मामले में याचिकाओं पर फैसला करना यह जरूरी हो जाता है और राष्ट्रपति ने भी इस बात का ध्यान रखते हुए इसे खारिज किया। अब जो 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है उसके सामने सरकारी वकील जो हैं वो इस वक्त दलील दे रहे हैं। दलील सरकारी वकीलों की तरफ से क्या होगी ये बहुत अहम रहने वाला है इस मामले के लिए, क्योंकि यही तय करेगा कि जो तारीख मुकर्रर है आज की और जो वक्त मुकर्रर है 7 बजे का, क्या उस वक्त पर ये फांसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इससे पहले आपको बता दें, क्यूरेटिव पिटीशन जिस वक्त अदालत के सामने आनी बाकी थी, उस पर सुनवाई की जानी बाकी थी, उससे पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। इस बात पर याकूब के वकीलों को एतराज था और इस मामले को लेकर वो अदालत एक बार फिर से पहुंचे। ये कहा गया कि डेथ वारंट जो जारी किया गया वो सही नहीं था, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन अभी अदालत के सामने आनी और उसे सुना जाना भी बाकी था। साथ ही ये मामला भी रखा गया कि क्यूरेटिव पिटीशन की जो प्रक्रिया थी वो सही नहीं थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक बार फिर से सुनवाई करी और इससे पहले आपको बता दें 2 जजों की बेंच ने सुनवाई करी थी। 2 जजों के बीच में एक राय नहीं बन पाई थी और इसीलिए लार्जर बेंच को, बड़ी बेंच को यह मामला सौंप दिया गया था। कल जब 3 जजों की बेंच के सामने यह मामला आया था तब ये तय किया गया कि चाहे वो डेथ वारंट जारी करने का प्रक्रिया हो या फिर क्यूरेटिव पिटीशन को सुने जाने की प्रक्रिया हो, ये दोनों ही प्रक्रियाएं सही थी, इसमें कहीं कोई खामी नहीं थी। इसीलिए जो तारीख मुकर्रर है फांसी की, उसी तारीख पर फांसी हो, इसमें वक्त जाया ना किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया। और जो एक विकल्प और बचा था याकूब के पास कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाएं, क्योंकि इससे पहले जो दया याचिका लगाई गई थी वो याकूब के भाई की तरफ